हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास में, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस क्लास में आज हम अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम एक ही क्लास में कंप्लीट अलजेब्रा कर लेंगे, बट अलजेब्रा, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो कि अलजेब्रा बेसिक्स लिखा है, तो आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम अलजेब्रा के बारे में समझेंगे। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे और आप यहाँ पर एक ट्री डायग्राम देख रहे होंगे। ओके। तो इसमें हम थोड़ा बहुत अलजेब्रा को समझेंगे। बेसिकली डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने ऑलरेडी, बट डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस करते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अलजेब्रा एक्चुअली में होती क्या है। ओके। तो यहाँ पर आप एक ट्री डायग्राम कुछ देख रहे हैं। तो देखो, एक ट्री सा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर ये मैथ्स लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो इसमें आप ये देख रहे हो, इतनी सारी जो ये सब जा रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये सब ट्री की ब्रांचेज हैं। ठीक है। तो ये सारी अब ब्रांचेस देख रहे हैं। उन ब्रांचेस के आगे क्या लिखा है? देखो, यहाँ पर लिखा है सेट्स, ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सिस्टम, mensuration, statistics, probability, calculus, differential integral, trigonometry, algebra। ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं, इस ट्री में इतनी सारी ब्रांचेस, और भी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो मैंने नहीं इसमें बनाई हैं। दैट इज वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सब बेसिक्स हैं मैथ्स में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, अलजेब्रा भी इस मैथ्स में, ये पूरा एक ट्री मैथ्स है। तो अलजेब्रा उस ट्री की एक ब्रांच है, देखो। और यहाँ पर आप देख रहे हो, इस अलजेब्रा का सबके साथ एक कनेक्शन है। सेट्स के साथ भी कनेक्शन है, ज्योमेट्री के साथ भी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सबके साथ कनेक्शन है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस अलजेब्रा पे, इस ब्रांच के बेसिस पे ये सब टिके हुए हैं। अगर ये ब्रांच टूट जाती है तो मतलब ये नहीं कह सकता इसे नहीं कर सकते। तो इस ब्रांच के बिना ये बहुत ज़्यादा, इनको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये अलजेब्रा हमें इन सब जगह देखने को मिलती है। ओके। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा को ही समझेंगे। तो अलजेब्रा बेसिकली है क्या, देखिए, स्टार्टिंग में यहीं पर आपको दिखा होगा। तो अलजेब्रा क्या है? बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सो ये तो जैसा कि आपको दिखा, लेकिन वो ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, ये क्या दिखा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड रूल्स यूजिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं ये क्या है। और देखिए, तो यहाँ डेफिनेशन से तो मैं नहीं क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, तो डेफिनेशन से एकदम सब क्लियर नहीं हो जाता। बट यहाँ पर हमने क्या बोला गया कि अलजेब्रा क्या होता है? ये मैथमेटिकल सिंबल्स और रूल्स की एक स्टडी होती है। ओके। तो सिंबल की जब हम बात करते हैं, ये सिंबल्स क्या होते हैं? देखिए, ये सिंबल्स हम इनको देखेंगे, टर्म्स होती हैं बेसिकली। ओके। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशंस और टर्म्स टर्म्स बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट, आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके। तो टर्म्स में हम देखेंगे टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सिंबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, और मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशंस में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन तो नहीं होता, बट स्टिल मैंने देखा है कुछ इसमें हम इसे गलत समझते हैं। एक्चुअली ऑपरेशन जो होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, वो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीजन होते हैं। ठीक है। ये चार ऑपरेशंस होते हैं। अब यहाँ पर ये जब हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर आप देखिए, इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको हम बोलते हैं माइनस, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड हम बोलते हैं। किसको मैं इसको इसको बोल रहा हूँ? एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो, इन सब के नाम है। तो ये है क्या? ये जो हम प्लस माइनस ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये जो प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल ये सिंबल्स हैं, याद रखना। ओके। ये क्या है?
ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये जो एडिशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब इन ऑपरेशंस को बताने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये रहा, उसको हम प्लस कहते हैं, ठीक है। तो प्लस बेसिकली एक सिंबल होता है, प्लस बेसिकली क्या है, एक सिंबल है। और ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को शो करता है, ये ऑपरेशन को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एडिशन का, ठीक है। तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन को बताने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई, और डिवीजन के लिए डिवाइड। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो बेसिकली कितने ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ओके। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, 4 सिंबल्स होते हैं। तो बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ओके, मैथमेटिकल सिंबल्स। और तो ये सिंबल्स के बारे में हुआ, और उसमें टर्म्स भी होती हैं। टर्म्स को हम इसी वीडियो में, इस क्लास में काफी डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो अब आगे देखते हैं, टर्म्स होता है तो इनकी स्टडी होती है मैथ्स, ठीक है, इनकी स्टडी को ही हम अलजेब्रा कहते हैं। और फिर यहाँ रहा रूल्स। रूल्स का मतलब क्या है, ओके। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे क्लासेस में क्लियर होती जाएंगी। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम वहां पर रूल्स की स्टडी करते हैं। रूल्स का मतलब क्या, रूल्स का मतलब फॉर्मूला और आइडेंटिटीज, ओके। अब ये क्या होते हैं, इनको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला और आइडेंटिटीज, तो ये जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स को हम, इन्हीं की रूल्स की हम स्टडी करते हैं, इसी को ही अलजेब्रा कहते हैं। एंड देन वी यूजिंग दीज रूल्स इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, एंड डोंट वरी कि ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ओके, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशंस, इनको हम आगे देखेंगे, इनको सबको हम स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो इन्हीं की जो स्टडी होती है ना, जो भी हमने अभी डिस्कस किया मिला जुला के, वो ही अलजेब्रा कहलाता है। बट मुझे नहीं लगता इन इतनी सी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है अलजेब्रा क्या होता है। इस पे हमें बहुत काम करना होता है, ओके। तो एक क्लास में तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कुछ हर वीडियो के एंड में कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी रखूंगा, और उनके आप आंसर टाइम टू टाइम देंगे, तो आप देखेंगे फाइन की कितना इम्प्रूव हुआ है, वो आगे आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, ओके। सुनने से तो नहीं होगा, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मतलब आपको लिखना भी पड़ेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आगे का। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो कुछ तो समझ में आया होगा, तो उसको देखना। लेकिन इन सबको हम आगे डील कर लेंगे, इनको हम सब डिस्कस करेंगे। बट स्टिल जो था अभी थोड़ा बहुत लिखा हुआ जहाँ से मुझे मिला गूगल से या जैसा भी, तो मैंने वो कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। तो अब इनको धीरे धीरे आगे समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें अलजेब्रा में पढ़ना क्या है। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज आपको बता दूं कि जब हमें अलजेब्रा अगर स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप अलजेब्रा तभी स्टार्ट करें जब आपके कुछ टॉपिक्स एकदम श्योर हो, उन पे आपकी अच्छी कमांड। अगर आपकी उन पे, इन टॉपिक्स पे कमांड नहीं है, तो मैं ये कहूँगा अलजेब्रा आपको नहीं समझ में आने वाली। कोई भी कितना भी समझाए वो नहीं समझ सकते, बिकॉज अगर आपकी उन टॉपिक्स पे कमांड नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, और कोई ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगर उनकी आप वीडियोस देखिए, वो मैंने बना रखी हैं, तो उनको देखिए, ठीक है। तो वो टॉपिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप अलजेब्रा में आराम से कमांड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं बिफोर स्टार्टिंग अलजेब्रा, तो वो आपके पहला टॉपिक नंबर 1, नंबर सिस्टम, ओके। आपको नंबर सिस्टम की, मतलब इतना तो है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सिस्टम में अगर बोलता हूँ तो नंबर सिस्टम का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये सब क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ 8 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो नाइन्थ में कोई बात नहीं, नाइन्थ में रियल, इरेशनल, ये सब भी सोच सकते हो आप इनको, ठीक है। रियल, इरेशनल, अगर हायर क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी देख सकते हैं। रैशनल एंड कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा हायर क्लासेस के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कहने का मतलब ये है कि आपको इन नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और प्लस इनका आपको, इन नंबर्स में ऑपरेशंस अच्छे से आने चाहिए आपको,
ऑपरेशंस मतलब यही, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, इन नंबर्स में ऑपरेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इंटीजर एडिशन, ये इंटीजर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, नेचुरल में और होल में तो आप प्लस माइनस ही करते हैं, वो भी ऑपरेशन एडिशन, ठीक, लेकिन इंटीजर एडिशन हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस चीज के लिए, बिकॉज अगर मान लो देखो, अगर आपको ये -3 + 2 है, ये क्या आप जानते हो अब, ठीक है, इंटीजर सब में यहाँ पर नहीं बताने वाला क्या होता है, बस आंसर आपको पता है क्या होगा, -1। लेकिन जब हम अलजेब्रा डील कर रहे होंगे तो उस टाइम हम ऐसा कुछ दिखेंगे, 3x + 2x, तो उस टाइम पे डोंट वरी कि ये कैसे आया, जो एकदम न्यू है तो कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पर ये x आ गया है, सी, तो ये क्या है, एक सिंबल है, ओके, एंड यहाँ पर इन सिंबल से हम डील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अलजेब्रा, ये हम अलजेब्रा ही है एक तरह का, ठीक है, तो इसी को अलजेब्रा कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, देखिए इसमें इंटीजर ही यूज हो रहा है, माइनस प्लस इज माइनस प्लस, माइनस करते हैं, एंड ये देखो ये बिग नंबर है, भले ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे, बट देखो ये माइनस क्यों आ रहा है, ओके, तो नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो इंटीजर यूज हो रहा है, ओके, तो आप लोगों को ये चीज देख लेना कि इंटीजर एडिशन, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, मल्टीप्लीकेशन भी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, ये सब आना चाहिए। और ये पहली मतलब कंडीशन है कि आपको अगर अलजेब्रा अच्छे से करना है तो ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए, मेरा कहने का, आई होप समझ रहे हो गया। इवन आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, डिवीजन, सो वो सब देखना, ठीक है, तो ये पहला आपका कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, दैट इज सेकंड टॉपिक जो है आपका, अच्छा उस पर कमांड होनी चाहिए, दैट इज फ्रैक्शंस, यस, फ्रैक्शंस आपके अच्छे होने चाहिए। फ्रैक्शन में मतलब ये आपके एडिशन वही हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं फिर से बोलूँ, एग्जांपल दूं, अगर जैसे आपको 3/2, 4/8, सॉरी नॉट 4/5, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर ये सॉल्व करना आएगा तो उस टाइम आप ऐसे लिखोगे x/3 प्लस 4x/5, तो वहां पर हम देखिए, तो सेम यही इसी जैसे आप इसको सॉल्व करते थे एलसीएम लेके, सेम यहाँ पर भी वही चीज हम यहाँ रिपीट करेंगे। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसमें एलसीएम लेना है, क्या करना है, तो मैं ये आप कितना भी देख लो नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आपको अगर अलजेब्रा स्टार्ट करनी है, तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे, तो अगर ये टॉपिक आपके ठीक नहीं है तो आप इनको ठीक से स्ट्रॉन्ग, अगर देखो ठीक है तो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो और बेटर है, आपको अच्छे से समझ में आएगी, ओके। लेकिन अगर आपके फ्रैक्शंस ठीक नहीं है, इवन मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए ये सब, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इनको अगर देखो, अगर अगर आप डायरेक्ट वीडियो कंटिन्यू करते हो कोई बात नहीं, इस वीडियो में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, ओके। तो देखिए अब आगे, तो ये सेकंड टॉपिक है जो आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, मैं बोलूंगा, दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट, ओके, एंड पावर एंड एक्सपोनेंट आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए टॉपिक भी। और ये भी नहीं करूंगा कि इतना तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे से, लेकिन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर ये चीजें आएंगी तो फिर वहाँ पूरा चैप्टर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मेरी, तो आप उसमें देखना, ठीक है। तो उसको अगर आप देख के कंटिन्यू करोगे, अगर इनकेस अगर आपको अगर आता है तो ठीक है आप कंटिन्यू करो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप या तो वीडियो से या जैसे भी आप, अगर आपके पास कोई अदर सोर्स है तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट करवाने का क्या रीजन है कि टॉपिक होना चाहिए, देखिए जैसे कि अब ये लिखा है 2 क्यूब। अब जिसको पता है, जिसने पढ़ा है बच्चों ने 6, 7, 8 में, तो उनको पता है कि क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो रीड भी नहीं करना आता इसको। 2, इसको रीड कैसे करेंगे, 2 raised to the power 3, और इसे 2 क्यूब भी रीड करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये ठीक है, तो इसको हम, और 2 क्यूब जो होता है इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 8,
ओके। लेकिन जब हम अलजेब्रा कर रहे होंगे तो अलजेब्रा में मान लो ये आ गया एक्स क्यूब, तो इसको तो हम एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अब हम आगे इसको 8 थोड़ी लिखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम वहां पर ये होगी कि जो बच्चे होते पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं करते, तो अब आप बताओ यहाँ पर हम इस 2 को क्या बोलते थे, पावर एंड एक्सपोनेंट में बेस बोलते थे, और इस 3 को क्या बोलते थे, एक्सपोनेंट। अब मैं आपसे पूछूंगा जब पावर एंड एक्सपोनेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम मैं बोलता रहूंगा कि भैया ये बेस है एक्स, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। जिन्होंने पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं की होगी वो बोलेंगे ये क्या है। फिर इसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हम नंबर्स में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंबल्स में काम कर रहे हैं। आई होप आप समझ में आ रहा होगा अलजेब्रा क्यों। अगर आप अलजेब्रा बच्चों को टफ पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको बेसिक्स ही उनके क्लियर नहीं होते। तो बेसिक्स कहने का मतलब मेरा यही है कि आपके ये टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। ओके। तो उस टाइम पे हम, अगर ये टॉपिक ठीक है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, और जिन बच्चों को पता होगा तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो एकदम न्यू है तो उनके लिए मेरी मतलब मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे तक तो देख सकते हैं, लेकिन जहाँ ये सिचुएशन आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके। तो देखिए एक पावर एन एक्सपोनेंट में एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ए की पावर एन, ए की पावर एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम बेस है तो पावर विल बी एडेड, राइट। तो अब देखिए नंबर्स में तो आप आराम से कर लेंगे, जैसे 2 की पावर 3, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर। रीड भी कर रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें पता ही नहीं है कि किसे बोलते क्या है, तो इसमें क्या होता है पावर एडेड हो जाती है। ओके। तो सेम हियर, अगर हम यहाँ पर ऐसे ए क्यूब और ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखो 3 + 2, यहाँ ए रेस टू दी पावर 5। तो सेम वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ भी पावर नेक्स्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा ये एल्जेब्रिकल पोर्शन में आ जाता है। ओके। तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट के ही कॉन्सेप्ट हैं। तो सेम मैं अब इसमें डिवीजन नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सब बाद में आगे हम देख लेंगे। तो ये आपकी कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आप एल्जेब्रा स्टार्ट करते हैं तो इन टॉपिक्स को थोड़ा स्ट्रांग रखना, नहीं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। ओके। तो ये तो अगर आपके टॉपिक्स ठीक हैं तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो मैं यही बोलूंगा या तो सोर्स या किसी वीडियो, मतलब है मेरे पास ये वीडियो से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। तो चलिए, तो ये तो कंडीशन थी अगर आप अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो इनको याद रखना। ओके। तो अब इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपनी अलजेब्रा। तो हम जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ, यहाँ पर वर्ड्स हैं जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करना है हमें। ओके। बिफोर स्टार्टिंग अलजेब्रा, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हमें समझनी है। मतलब दो शब्दों का मतलब समझना है। एक है टर्म्स और दूसरा है एन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैथ्स में टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस ये इंपॉर्टेंट है। हम टर्म्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशंस भी हैं। ठीक है, इक्वेशंस भी मैं कर ही देता हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, इनको हमें समझना होगा। ओके। तो सबसे पहले हम टर्म्स को समझेंगे कि टर्म्स होती क्या है। ओके। तो टर्म्स मैं आपको बता दूं, टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं। टर्म्स आर जस्ट नंबर्स। टर्म्स मैथ्स में सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स टर्म्स आर दी नंबर्स हैं। बेसिकली कुछ भी होंगे ये नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे, इनको आगे मैं करूंगा। ठीक है। अब जरा देखिए, इनको समझने के लिए, टर्म्स को समझने के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक और मतलब एक वर्ड है उसको समझना है, दैट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको समझना है। अगर आप क्वांटिटी समझ गए, ठीक है, तो टर्म्स बेसिकली क्या होती है, टर्म्स क्वांटिटीज ही होती हैं। देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो टर्म्स और क्वांटिटी दोनों एक ही चीज है। कैसे, टर्म्स जो है ये कहाँ यूज होती हैं, ये मैथ्स में यूज होती हैं, हम मैथ्स में बोलेंगे। और क्वांटिटी को बताने के लिए हम टर्म्स, और ये क्वांटिटी बेसिकली आप साइंस में देखोगे। ठीक है। तो इसीलिए बाकी तो देखते हैं इसे, वो समझते हैं क्या है। तो अगर आपको क्वांटिटी समझ में आ गई तो आपको टर्म समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि क्वांटिटी होती क्या है सबसे।
तो क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान रखना, क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज दैट यू कैन राइट और एक्सप्रेस इन नंबर्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नंबर में लिख सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो, वो क्या है, क्वांटिटी। ओके, यानी क्या होगा, जैसे एग्जांपल पे समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसको आप नंबर में, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नंबर में बता सकते हो, वो क्वांटिटी है। अगर मैं आपको बोलूं एज ऑफ अ पर्सन, किसी एक पर्सन की एज क्वांटिटी है या नहीं, तो आप इसे कैसे सोचोगे। तो देखो, अगर आप जैसे मान लो किसी भी पर्सन से, अगर मैं जैसे सपोज करो मैं आप लोगों से एज पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो आप बोलते हो 10 years old, 8 years old, 12 years old। तो ये जो देखो, जब आप एज बताते हो तो आप पहले क्या बताते हो, एक नंबर बताते हो। तो एज को बताने के लिए आप किसकी हेल्प ले रहे हो, नंबर की हेल्प ले रहे हो। तो हम कह सकते हैं यस, एज इज अ क्वांटिटी। तो एज क्या हुई, एक क्वांटिटी हुई। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे, क्या टाइम एक क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, QTY यानी क्वांटिटी। क्या टाइम एक क्वांटिटी है, तो आप सोचो इसे। तो टाइम को बताने के लिए देखो, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम, यानी टाइम तो कैसे भी हो सकता है, जैसे अगर मैं टाइम जैसे अम, कुछ भी टाइम हो सकता है, जैसे कि लेट्स से अभी जैसे राइट नाउ टाइम कितना हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, या आप किसी से जब टाइम पूछते हो तो वो क्या बोलता है, सही, 5 PM। तो जब भी टाइम बताएगा तो देखो नंबर को बता रहे हैं। ठीक है, और टाइम में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है ये, जैसे वीक्स। ठीक है, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 days। ठीक है, डे ये भी एक टाइम ही होता है, टाइम की यूनिट है। तो टाइम को बताने के लिए भी हम नंबर को यूज करते हैं, तो यानी अगेन टाइम इज अ क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नेचर में आसपास, ठीक है, हमारी सराउंडिंग में हम अपनी सराउंडिंग में आसपास इतनी सारी क्वांटिटी से घिरे होते हैं। आपको पता है बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं हमारे आसपास, और उनकी मैं एग्जांपल बताता हूँ, यानी कि ऐसी चीज जिसको बताने के लिए आप नंबर यूज करते हो। तो देखो, पहला तो टाइम हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ एनी आइटम्स, और फिर इसमें नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, कॉस्ट, किसी भी आइटम का कॉस्ट आप बोलोगे तो उसे बताने के लिए पहले आपको नंबर बताना पड़ेगा, तो वो भी क्वांटिटी है। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ चेयर्स, कोई भी आइटम्स, वो भी एक क्वांटिटी है। अच्छा, वेट का क्या बोलोगे, किसी पर्सन का वेट अगर हम लें तो वो भी एक क्वांटिटी है। स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, रेडियस। ठीक है, तो आप इनको, अगर आपको कंफ्यूजन है क्वांटिटी क्या होती है, इनको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ को आप साइंस में पढ़ोगे, लेकिन कुछ क्वांटिटी जैसे वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, रेडियस हुआ, ये सारी क्वांटिटीज आप मतलब आगे भी देखोगे। तो इन सब क्वांटिटीज, मतलब इनको क्वांटिटीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनको बताने के लिए हम नंबर को यूज करते हैं। ओके, तो यानी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, देखो, क्वांटिटी को बताने के लिए, देखो, टू राइट एनी क्वांटिटी वी यूज यूनिट। मतलब हम यूनिट का यूज करते हैं, अगर नहीं तो हम क्वांटिटी, अगर मान लो मतलब अगर किसी क्वांटिटी को बताना हो, कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी को बताने के लिए हम क्या बताते हैं, एक नंबर। तो एक तो नंबर तो बताएंगे ही बताएंगे, प्लस उसके साथ एक यूनिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बताने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें याद रखना, आगे जाके इसी को मैं दोबारा से ऐसे लिख दूंगा, क्वांटिटी, और उस नंबर की जगह मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये यूनिट ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर और मैग्नीट्यूड इज सेम थिंग। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि नंबर और ये दोनों सेम होते हैं।
लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पर, देखो यूनिट बताना पड़ता है। क्यों? अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो प्रॉब्लम ये होगा, देखो मान लो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रखी है 5, 4 क्वांटिटी रखी है। अब आप बता सकते हैं, देखो चारों क्वांटिटी का नंबर एक ही है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू, चारों का, ये 4 क्वांटिटी है। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये 4 क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है? आर दिस 4 क्वांटिटी सेम और डिफरेंट? आप इसमें डिस्टिंग्विश डिफरेंट नहीं आप इनमें ना मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या चीज है, जो क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें? आप बता सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बगैर आप नहीं बता पाओगे। तो आप समझ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है इसमें मिसिंग? यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूनिट्स लगा दूं तो आप तुरंत बता दोगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। देखो अभी तो नहीं बता पा रहे हो, अब जरा देखना। हम्म, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूनिट लिख दूं सेकंड, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस और ये रुपीस। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख लें कि ये जितने भी हैं, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस और रुपीस, ये सब की सब क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने यूनिट्स यहाँ पर, आपको आई होप समझ में आया होगा, जैसे ही मैं यूनिट्स यहाँ पर लगा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी, अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ये 5 सेकेंड कौन सी क्वांटिटी, इसका नाम क्या है? 5 किलोग्राम क्वांटिटी का नाम क्या है? ये सब क्वांटिटीज है। ओके, तो 5 सेकेंड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये टाइम की क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी 5 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी का वेट। और 5 डिग्री सेल्सियस ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। और रुपीज 5 ये किसको? किसी की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल या आइटम्स। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट क्वांटिटी आपने देखी। ठीक है, कॉस्ट, वेट, तो यानी कि जैसे ही हम यूनिट लगाते हैं तो अब हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि क्वांटिटी को कैसे हम बताते हैं। तो ऐसे हमारे नेचर में बहुत सारी क्वांटिटी देखिए, जबकि यहाँ पर सबके क्या चीज सेम थे इन क्वांटिटी में, इन सब का क्या सेम है यहाँ पर? नंबर, नंबर बोलो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इन सब की यूनिट अलग होने से क्या बदल गया इनका? ये यूनिट कैसी है? डिफरेंट। तो डिफरेंट यूनिट होने से क्या बदल गया? इनका नेचर। तो यूनिट बेसिकली, जब हम क्वांटिटी को लिखते हैं, देखिए, तो क्वांटिटी को बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो इंफॉर्मेशन, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक प्लस उसकी यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड आपको क्वांटिटी का साइज बताएगा कि कितनी बड़ी या छोटी है, क्योंकि नंबर से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं बोलूं, क्योंकि देखिए अगर मैं एक क्वांटिटी लूं, एज, एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -30 भी लिख दूं और ईयर्स, तो आप समझ गए कि क्या किसी की एज -30 होती है? ज्यादा से जीरो हो सकती है, जीरो मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ है। तो -30 नॉट पॉसिबल ना। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है कि साइज कैसा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबल होगा, नहीं होगा। अब मैं बोलूं कि किसी पर्सन की एज 200 ईयर्स है, तो आप बोलोगे नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये मैग्नीट्यूड से पता चलता है। ओके, तो ये चीज है। ऐसे ही यूनिट, तो फिर यूनिट क्या बताती है? तो इसने तो बताया साइज, तो यूनिट क्या बताता है? यूनिट बताता है क्वांटिटी का नेचर, नेचर ऑफ क्वांटिटी, कि क्वांटिटी किस नेचर की, कौन सी क्वांटिटी होगी। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये था क्वांटिटी के बारे में। तो ये आपके साइंस में भी आगे काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी मैथ्स में भी होती है। जब आप मैथ्स की बुक खोलोगे तो वहां भी बहुत सारी क्वांटिटी होगी। ठीक है,
तो क्वांटिटीज इन मैथ्स टेक्स्ट बुक में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ के एग्जांपल देता हूँ और बाकी आपका ये काम रहेगा कि आप भी कुछ इसमें मतलब क्वांटिटीज को ढूंढना। जैसे टेम्परेचर ऑफ अ बॉइल्ड वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और स्पीड, किसी कार की स्पीड या साइकिल की स्पीड, किसी पर्सन की स्पीड, ये क्या होती है, 20 मीटर पर सेकेंड या 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप यूनिट के लिए मत सोचना कि ये मैंने कैसे, कोई बात नहीं, इस सबको हम देखेंगे। बट देख रहे हो आप, ये सब क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम इनके लिए नंबर्स बता रहे हैं। और क्या हो सकता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 तो एक नंबर है ना, तो इसलिए ऐसे ही कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, लाइन एंगल, बहुत सारे एंगल होते हैं। अब ऐसे ही आप सोच सकते हो लेंथ, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल। तो इन सब की जब आप लेंथ निकालते हो किसी भी साइड की, तो वो कैसे होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटीज हैं। ऐसे ही एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ये भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। परसेंटेज इवन एक क्वांटिटी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एनी किसका, जैसे मान लो एनी आइटम, किसी भी आइटम का होगा परसेंटेज। कोई कंटेंट है, इतना परसेंटेज हो, ठीक है। जैसे परसेंटेज ऑफ बॉयज इन योर क्लास, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास 20%। तो ये अगेन क्वांटिटी। तो आप खुद सोचिए, क्या ये आप जब मैथ्स की टेक्स्ट बुक खोलते हो तो उसमें आपने ये सब क्वांटिटीज से, मतलब कभी आप इन क्वांटिटी से मिले हो? बहुत बहुत टाइम आप इन क्वांटिटी से डील करते हो, ओके। तो ये मैथ्स में है, तो ये जरूरी नहीं, इतनी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं मैथ्स में जिनसे आप डील करते हो, ओके। तो ये मैथ्स में क्वांटिटीज हमें मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हमें मिल जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको क्वांटिटीज के बारे में। अब इसके बाद हम आगे देखिए क्या देखेंगे इसमें। ये क्वांटिटीज का हो गया। अब जब हम आगे देखते हैं तो देखिए, फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये इन क्वांटिटीज को हम जब आगे स्टडी करते हैं हमारे नेचर में, तो ये क्वांटिटीज हम देखते हैं कि दो तरीके से पाई जाती हैं। एक तो क्या होती है कि ये फिक्स्ड रहती है, दैट इज डू नॉट चेंज, बदलती नहीं है, ठीक है। डू नॉट चेंज। और ये दूसरी क्वांटिटी होती है, ये क्या करती है, चेंज होती रहती है और वेरी करती है। वेरी मतलब बदलना, यानी इसके पास, इस क्वांटिटी के पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी एबिलिटी टू वेरी और चेंज। तो इसके पास देखो एबिलिटी होती है चेंज होने के लिए, मतलब चेंज होने की एबिलिटी होना, ठीक है। और इसमें ये चेंज नहीं होती। तो अब हमने देखा नेचर में कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो बदलती ही नहीं है टाइम के साथ, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना चेंज हो। सबकी सब अपने, मतलब इस दुनिया में हर कोई चीज चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मैं ज्यादा उसमें साइंस में नहीं जाऊंगा, बट हम यहाँ पर वो देखें जिसमें हमें चेंज जल्दी ना दिखे, ठीक है। तो वो मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो ऐसी कुछ क्वांटिटी जो फिक्स है, जो बदलती नहीं है, और ऐसी कुछ क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, ऑल नंबर्स।
आप ये देखिए कोई भी नंबर आप ले लो, वो नंबर कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब आप बोलोगे 2, हाँ 2 नहीं बदल सकता। कैसे? अगर आप 2 को क्या 3 लिख सकते हो? कभी नहीं लिख सकते। क्या 2 को आप 5 लिख सकते हो? 2 का मतलब 2, इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं 2 बुक, तो आप 2 ही बुक लाओगे, 3 तो नहीं लाओगे ना। अगर आपसे कुछ बोला जाए कि 2 पर्सन है, मतलब 2 पर्सन की बात हो रही है, तो आप समझ गए कि कितने लोग होंगे। तो ये 2 एक फिक्स नंबर होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर फिक्स। और कोई एग्जांपल? जैसे लेंथ ऑफ ऑफ योर बेड, जैसे आपके रूम में एक बेड है, उसकी लंबाई देखो, वो तो फिक्स है ना। वैसे चेंज होगी, अगर टूट फूट होगी तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको पता है जो आपकी बेड की लेंथ है, हाइट ऑफ योर रूम। अब आप इसमें क्वेश्चन मत करना कि सर हमारा जो रूम की हाइट होती है, हमारे रूम की हाइट है वो तो कंस्ट्रक्शन कराएंगे फिर चेंज हो जाएगी, नहीं। वो एक टाइम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे वो फिर तो आप इसमें ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे, क्या समझ में आएगा? एक टाइम के लिए आप देखो ना, लंबे टाइम तक की हाइट चेंज नहीं होती, लेंथ ऑफ द बेड, ऐसी आपकी बुक की लेंथ एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, तो ये सब फिक्स रहते हैं, ये नहीं बदलते। तो ये क्वांटिटी तो है, देखो ये नंबर है। लेंथ ऑफ योर बेड, लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, और सॉरी बेड की लेंथ इतनी तो नहीं होगी, ये होगी कितनी, से 300, या 2 मीटर, या 2.5, या ज्यादा होती 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। रूम की हाइट कितनी होगी? 3 मीटर, 4 मीटर, इतना। तो ये देखो नंबर यूज करो तो ये क्वांटिटी हुई। ऐसे ही ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एज, एज ऑफ अ पर्सन। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप मान लो 10 ईयर्स ओल्ड हो, फिर अगले साल 10 नहीं रहोगे, अगले साल कितने हो जाओगे? 11 ईयर्स। तो ये बदलता चला जाएगा नंबर। और फिर कॉस्ट ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम का आप कॉस्ट देख लो, क्या वो फिक्स रहता है? आपको पता है। तो आइटम का जो कॉस्ट होता है वो वेरी करता रहता है। जैसे कि आइटम मतलब वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का कॉस्ट ले लो, और किसका ले सकते हैं कॉस्ट? बुक का कॉस्ट ले लो, वो भी देखो फिक्स नहीं रहती, कुछ टाइम तक रहेंगी फिर बदल जाती हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल है पेट्रोल। ठीक है, तो इन आर्टिकल के कॉस्ट या क्लोथ्स के कॉस्ट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और भी सबसे अच्छा एग्जांपल है टाइम। आपको पता है ना, टाइम तो बदलता ही रहता है। जैसे घड़ी का जो सेकंड है वो कभी फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये सब चेंज होते रहते हैं। तो ये दो क्वांटिटी जो हम देखते हैं जो फिक्स रहती हैं, जो चेंज नहीं होती, फिक्स रहती हैं, ठीक है, बदलती नहीं है, तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये वाली जो क्वांटिटी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, जो बदलती रहती है, ये होती है वेरिएबल क्वांटिटी। अब आपसे कोई पूछे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, तो सिंपल, इनको डिफाइन कैसे करोगे? आप लिखोगे क्वांटिटी विच रिमेन, या विच डू नॉट चेंज विथ टाइम, जो टाइम के साथ नहीं बदलती हैं। ठीक है, मतलब गलत है ये भी, कोई बात नहीं, गलती से आगे धीरे धीरे ठीक करेंगे। टाइम के साथ नहीं बदलती कहने का मतलब यहाँ पर टाइम थोड़ा सा अलग है। टाइम मतलब टाइम गैप ज्यादा है इस केस में, ठीक है। इसमें टाइम गैप, लार्ज टाइम गैप है, इसमें शॉर्ट होता है। और इसमें क्या होगा, क्वांटिटीज चेंजेस विथ टाइम। जो क्वांटिटी टाइम की, यहाँ पर टाइम कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो इसलिए यह समझना, बस इतना याद रखना, जो वेरी होती है, जिनके पास एबिलिटी होती है वेरी होने की, वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, तो ये था क्वांटिटी के बारे में। और इसमें हाँ, एक तो यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। हम्म, तो आपको यहाँ तक आपको ये याद रखना है क्वांटिटी के बारे में, उनकी टाइप्स, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी समझ में आ जाती है, तो आई होप आपको क्वांटिटी के बारे में समझ में आया, उनकी टाइप्स समझ में आई, उनके एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं क्वांटिटी के? दो। कौन कौन से? कांस्टेंट और वेरिएबल, दो टाइप की क्वांटिटी होती है।
ओके, अब जब हम इन क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, हाँ, जब आप क्वांटिटी को पढ़ोगे, जब आप साइंस पढ़ोगे, ओके, अगर इंटरेस्टेड होगे तो साइंस में आप देखना, साइंस में भी जब देखोगे वहां भी क्वांटिटीज आएंगी, वहां पर क्या होंगी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। तो ये सब, इनको बताने के लिए भी हम नंबर को यूज करेंगे और यूनिट को यूज करेंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं भी, आगे जाके ये सब पढ़ोगे आप, ठीक है, लेकिन ये साइंस की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं, ओके। लेकिन मैं आपको क्या था, हम तो टर्म्स पढ़ रहे थे और टर्म्स से हम क्वांटिटी पे आए। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये मैथ्स में ये जो क्वांटिटीज होती है ना, ये जो क्वांटिटीज होती हैं यही होती हैं टर्म्स, इन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं मैथ्स में। और आपको पता है मैथ्स में मैंने आपको क्या बोला था, ये टर्म्स आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज, ये टर्म्स ही होती हैं। तो अगर ये क्वांटिटीज टर्म्स होती हैं, तो क्वांटिटीज कितनी टाइप की हुई, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की, कौन कौन सी, कांस्टेंट और दूसरी वेरिएबल। तो टर्म्स भी कितने टाइप की हो जाएंगी, क्योंकि जो क्वांटिटी है वही टर्म्स होती है, तो ये भी कितने टाइप की टर्म्स होंगी, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो देख लो, वही चीज जो हमने इसलिए मैंने आपको बोला, जो क्वांटिटी अगर आपको समझ में आती है तो आपको टर्म्स भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स बेसिकली क्वांटिटीज होती हैं। तो टर्म्स को मैथ्स में बताने के लिए हम किसको यूज करते हैं, नंबर्स, और क्वांटिटी को बताने के लिए भी हम नंबर्स को ही यूज करते हैं। तो देखो, क्वांटिटी और टर्म्स एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आप समझ चुके हो। तो टर्म्स बेसिकली हमें यहाँ पर जो पढ़ना है टर्म्स के बारे में, कि कितने टाइप्स की टर्म्स होती है, और टर्म्स आर जस्ट, ये क्वांटिटीज होती है। टर्म्स आर, आप ये लिख सकते हो, क्वांटिटीज आर टर्म्स और टर्म्स आर क्वांटिटीज। और कितने टाइप्स की टर्म्स होती हैं, एक होती है कांस्टेंट टर्म और दूसरी वेरिएबल, वेरिएबल टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि जो टर्म्स नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी कैसे, दो टाइप के, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं, वही फिक्स, डू नॉट चेंज, ये बदलते ही नहीं है, और ये चेंज, और वेरी, दे वेरी विद टाइम, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अगर आप फिर से इसमें एग्जांपल्स अगर आप बोलोगे, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। और इसमें एज ऑफ अ पर्सन, कॉस्ट ऑफ आइटम, ऐसे बहुत सारे अभी डिस्कस कर ही ले। देखो, ये मैं कैसे आंसर लिखूं, अगर आपको टर्म्स पता है, मैं टर्म्स के बेसिस पे ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि टर्म्स और क्वांटिटी ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हो, ओके। तो ये टर्म्स होती हैं, इनको याद रखना। तो टर्म्स भी दो टाइप की, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स रहेंगी, कुछ टर्म्स ऐसी रहती हैं जो फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं ये नहीं बदलते। मैंने एग्जाम्पल अभी बताया, जैसे 5 को लिख लो, क्या 5 को आप 2 लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते। क्या 5 को 10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो 5 को सिर्फ 5 ही, कहीं भी ले जाओ 5 को, 5 मतलब 5 ही होता है। यानी पांच, 5 थिंग्स, 5 पर्सन, 5 रुपीज, 5 किलोग्राम। तो उसका मतलब आप समझ तो रहे ना, उसमें 5 का मतलब क्या है, 5 का मीनिंग, तो वो फिक्स रहता है, ओके। लेकिन यहाँ पर एज ऑफ अ पर्सन आप समझते हो, कभी 10, 11, 12 चेंज होता रहता है। कॉस्ट ऑफ आइटम भी, तो ये वेरिएबल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये आपको टर्म्स के बारे में मैंने समझाया, ठीक है। लेकिन मैथ्स में ये टर्म्स हैं, इन मैथ्स वी यूज सम सिंबल्स फॉर टर्म्स। टर्म्स के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और जब मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी टर्म्स, बेसिकली टर्म्स कितनी टाइप की होती है, दो ही टाइप की, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स के लिए भी सिंबल यूज करते हैं,
और वेरिएबल टर्म्स के लिए भी, ठीक है। अब ये सिंबल यूज क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आई थिंक क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो गई है तो ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो इस क्लास में मुझे सिर्फ आपको टर्म्स समझाना था, ओके। टर्म्स बेसिकली कुछ क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, और विच आर जस्ट नंबर। ये सिर्फ क्या होते हैं, कुछ नंबर्स ही होते हैं, ओके। अब ये नंबर्स भी दो टाइप के हो गए, जो मतलब क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। बेसिकली इन हमारे नेचर में हम इन क्वांटिटी को बताने के लिए ही टर्म्स, मतलब इन नंबर्स का यूज करते हैं, और मैथ्स में उन नंबर्स को टर्म्स बोल रहे हो। तो मैथ्स में वी यूज सम सिंबल्स फॉर टर्म्स एज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ओके। तो हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, इनको हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। और वो सिंबल्स क्या होते हैं, basically these symbols are nothing just English alphabets, ठीक है। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स ही होते हैं जो सिंबल्स होते हैं, और भी होते हैं ग्रीक लेटर्स। तो ग्रीक लेटर्स पे भी मैं आगे जो आपकी कमिंग क्लासेस होंगी उन क्लासेस में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे वहां पर कि टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल में, और इनका मैं आपको सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, ओके। तो इस क्लास में आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अब एंड करनी चाहिए। तो ये टर्म्स के लिए आई थिंक काफ़ी है, टर्म्स का इंट्रोडक्शन जो भी हुआ इसमें, ठीक है। तो अलजेब्रा को मैं थोड़ा और बताऊं, थोड़ा सा बोलूं कि यहाँ पर ये जो सिंबल्स होते हैं, ये टर्म्स हम जब यूज करते हैं, और इन्हीं को, ये देखो हम इन टर्म्स को, टर्म्स बेसिकली कितने टाइप की हुई, दो, कांस्टेंट और वेरिएबल। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सिंबल्स से, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और उन सिंबल्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं और एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये एक्सप्रेशंस बनाते हैं और इक्वेशंस, ठीक है। और ये जो स्टडी होती है, ये सब बनाना, इस प्रोसेस, इसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, वो धीरे धीरे मैं दोबारा से इन चीज को क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आई थिंक इतना ही रखते हैं इनके लिए। तो आई होप आपको टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा कि, और हमें कैसे अलजेब्रा स्टार्ट करनी है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, और आपको क्वांटिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्वांटिटी को बताने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। और क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे आपकी मैथ्स में, ठीक है। और बाकी इसमें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ। देखिए स्क्रीन में आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितना भी आपने इस वीडियो में अभी देखा, हमने डिस्कस किया है, आई होप ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, बोरिंग ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बच्चों को बोरिंग भी हो जाती है, बट ये देखिए इसमें सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आगे जाके करेक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बाकी कोई नहीं, हमें यहाँ पर सीखना है, लेकिन जैसे कि हम समझते हैं ना, वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो कुछ ये नहीं कि गलती करेंगे तो सीखेंगे नहीं, गलती करने के बाद उसे करेक्ट भी करेंगे और सीखेंगे भी, ओके। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला, आपको डिफाइन क्वांटिटी, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच। तो ये आपको, आपने क्या सीखा इस वीडियो से वो लिख के देखिए इनको। और हाँ, मैं आपको ये बोलूंगा, नोट्स बनाइए और लिखिए, जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको याद होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, पहले बोल के देखिए कि आप आंसर दे पा रहे हो, और फिर उनको लिखना। तो क्योंकि बोलना और हाथ का कनेक्शन अलग ही होता है, तो हम बोलते कुछ और हैं और जब लिखते हैं तो कुछ और ही जाता है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। सेकेंड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल टर्म्स। 3 आपको वेरिएबल टर्म्स के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और वेरिएबल टर्म्स टर्म्स हैं तो कोई क्वांटिटीज ही बतानी है आपको, ओके। तो फिर अगला देखो, थर्ड, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको बोले इनमें कितनी टर्म्स हैं, ये आपको बतानी है, ओके। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट, फिर इसके बाद देखिए फोर्थ। फोर्थ में अगर हम देखें, यहाँ पर टर्म्स तो आप समझ गए, टर्म्स आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। वो आपको ढूंढने हैं इसमें कितने, कौन कौन से हैं। अब अगला देखो, गिव 4 एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स। 4 एग्जांपल देने दैट यू ऑब्जर्व इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक।
जो आपने अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व की है, जो पढ़ते हो जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, तो उनके 4 एग्जाम्पल आपको बताने हैं, 4 कांस्टेंट के 4 वेरिएबल के। ओके, अब ये मैं नहीं हिंट दूंगा कि वो आप वीडियो से ढूंढना, ठीक है, वीडियो मैंने काफी बोल रखा है इसके बारे में। नेम द क्वांटिटी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रिप्ट, नेम द क्वांटिटी दैट एसोसिएटेड विद द वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। उस क्वांटिटी का नाम बताओ जब पर्सन वॉक करता है, ये आपको सोचना है कौन सी क्वांटिटी है वो। ओके, अच्छा 6, राइट एनी 3 डिफरेंट क्वांटिटीज विद सेम मैग्नीट्यूड। 3 डिफरेंट क्वांटिटी बतानी है जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और 3 सेम क्वांटिटी बतानी है जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है क्या होगा। ओके, फिर 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स। इन दोनों का मतलब क्या है, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। आई थिंक ये पहले भी दे चुका हूँ मैं, नहीं वहां पर क्वांटिटी दी है और उनके टाइप्स पूछे हैं बस, ठीक है, वो टाइप्स क्या है फॉर एग्जांपल। आगे आगे, फिर कैन वेरिएबल टर्म्स बी नेगेटिव, इफ यस गिव गिव एग्जांपल फॉर सच टर्म। तो ये क्या वेरिएबल टर्म नेगेटिव हो सकती है, अगर हो सकती है तो उसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है, नहीं है तो नो करके भी लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी जस्टिफिकेशन तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे, तो इसको आप मुझे सबमिट करना होगा से भी कांटेक्ट करके, ठीक है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।